ध्यान देना, आज जो हम लोग हिंदी का चौथा लेसन पढ़ेंगे, क्या है चौथा लेसन का नाम? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी आधुनिक काल के कवि है। किस काल के रे? आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब छायावादोत्तर युग के कवि। दिनकर किस युग के कवि है रे? छायावादोत्तर युग के कवि है दिनकर जी। अच्छा, अर्धनारीश्वर तुमको बताया थे निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध। और ये अर्धनारीश्वर निबंध जो आता है, ये किताब आता है 1952 में। कब? 1952। और अर्धनारीश्वर निबंध और अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में सिमरिया बेगूसराय। कब? 1908 में सिमरिया बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था। दिनकर के पिता का क्या नाम था? रविश। माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। दिनकर जी की माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। और पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम श्यामावती देवी। तुमको हम ये बताए थे कि दिनकर जी ने देखोगे मोकामा रेलवे हाई स्कूल से पढ़ाई पास की है ना, और फिर पटना विश्वविद्यालय से, पटना यूनिवर्सिटी से देखोगे तो पटना विश्वविद्यालय से दिनकर जी ने क्या किया रे? इतिहास में बीए किया। क्या किया? इतिहास में बीए किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे कि नहीं रहे? बताओ इसी को दिनकर जी। दिनकर जी को तुमको बताया थे दो को किताब इनका बड़ा फेमस है। एक संस्कृति के 4 अध्याय, जिन पर इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुरस्कार दिनकर जी को किस रचना पर, किस किताब पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय पे। किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पे। और दिनकर जी को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताओ। उर्वशी पे। किस पे हुआ? उर्वशी पे। तो दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला, मतलब क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? उर्वशी पे। किस पर हुआ? उर्वशी रचना पर दिनकर जी को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी की कविता में क्या बताया था? रश्मि रति है, हुंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है। ये सब क्या है? दिनकर जी की मतलब कविता की किताब है। और दिनकर जी की कविता की किताब के अलावा इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा, बताए थे, जैसे निबंध भी लिखा था दिनकर ने, है ना। और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उर्वशी पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दिनकर जी की मृत्यु कब हुआ? 1974 में। कब हुआ? 1974 में। 1974 में रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई। और मैं तुमको ये बताया था कि दिनकर की मृत्यु कैसे हुई थी 1974 में? हार्ट अटैक के कारण, दिल का दौरा पड़ने के कारण दिनकर जी की मृत्यु कब हो गया था? 1974 में। आज हम इस निबंध को शुरू करेंगे। किसका? अर्धनारीश्वर निबंध को आज हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे इस अर्धनारीश्वर निबंध में क्या है। ठीक ना? चलो, तो निबंध को मैं शुरू करूंगा। तो ध्यान देना, आज जो हम लोग हिंदी का चौथा लेसन पढ़ेंगे, क्या है चौथा लेसन का नाम? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और देखो, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। और दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि है। किस युग के रे? छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगर तुमसे पूछेगा कि दिनकर को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। और दिनकर किस युग के कवि है? छायावादोत्तर युग के। किस युग के रे? छायावादोत्तर युग को। दिनकर को आधुनिक काल, दिनकर किस काल के कवि आ जाएंगे? आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि रे बुआ? आधुनिक काल के कवि। और ये अर्धनारीश्वर निबंध है। अगर पूछेगा कि अर्धनारीश्वर गद्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि अर्धनारीश्वर गद्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। और ये निबंध है अर्धनारीश्वर। और निबंध अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। तो आप इतना जरूर बताइएगा कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। जानते हो, इस निबंध के माध्यम से लेखक स्त्री और पुरुष के बीच में समानता दर्शाते हैं। जैसे अर्धनारीश्वर की आप मूर्ति देखते हैं तो उसमें आधा अंग पुरुष का होता है, शिव का, और आधा अंग किसका होता है? महिला का, स्त्री का होता है, पार्वती का। तो दोनों में समानता को, समन्वय को दर्शाने के लिए दिनकर जी ने क्या किया? इस निबंध की रचना किया है। चलो, इस निबंध को मैं शुरू करता हूँ। ध्यान देना। देखिए क्या दिया गया आपके बुक में कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। मैं आपको बताया था ना कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का। जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग किसका है? नारी का होता है। मतलब अगर आप अर्धनारीश्वर वाला फोटो देखे होंगे, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर वाला रूप, तो आधा अंग किसका होता है? पुरुष का। और आधा अंग किसका होता है? नारी का होता है, स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति
की दो आंखें होगी, एक ही मूर्ति की क्या होगी, दो आंखें। जो शंकर जी वाला आंख होगा वो काफी विकराल होगा, लाल आंख होगा, गुस्सा से एकदम विकराल होगा। और जो पार्वती वाला आंखें जो होगी वो आंखें क्या होगी, काफी रसमयी आंखें होगी। तो एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी आंखें होती है, पार्वती वाला आंखें काफी रसमयी होगा, और भगवान शिव वाला जो आंख होगा वो क्या होगा, काफी विकराल होगा। और एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक ही मूर्ति की कितनी भुजाएं होगी, दो भुजाएं। एक भुजा में त्रिशूल होगा, शंकर जी वाला भुजा में क्या होगा, त्रिशूल होगा। और पार्वती जी वाला जो भुजा होगा उसमें क्या होगा, चूड़िया और उंगली में अलता जो होता है, अलकतक लगाए होंगे दोनों। और एक ही मूर्ति की दो पांव भी होता है, एक ही मूर्ति का क्या है, दो पांव। भगवान शिव वाला पांव में क्या होगा, बाघाडंबर होगा, बाघाडंबर मतलब बाघ की खाल। भगवान शंकर जी वाला आधा पांव में वो क्या पहने होंगे, बाघ की खाल पहने होंगे, बाघ का खाल होगा। और पार्वती वाला जो पांव जो होगा उस पांव में जरीदार साड़ी होगा, क्या होगा, जरीदार साड़ी होगा। तो ये क्यों, मतलब ये रूप दिनकर ने क्यों दिखाया, ये रूप लेखक इसीलिए दिखाते हैं शक्ति, शिव और शक्ति के बीच, शिव और शक्ति के बीच, यानी कि शिव और पार्वती के बीच समानता दिखाने के लिए, शिव और शक्ति के बीच समन्वय को दर्शाने के लिए ही दिनकर ने अर्धनारीश्वर का कल्पना किया। समझ में आया? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लेखक ने अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की। तो लेखक शिव और शक्ति के बीच लेखक शिव और शक्ति के बीच यानी कि शिव और पार्वती के बीच समानता को दर्शाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना किया। लेकिन क्या लेखक इस निबंध में बोलते हैं क्या समाज में आज कहीं अर्धनारीश्वर का रूप देखने को मिलता है? क्या स्त्री और पुरुष में आज समानता देखने को मिलता है? नहीं। दिनकर जी बोलते हैं कि आज समाज में कहीं भी अर्धनारीश्वर का रूप देखने को नहीं मिलता है। ठीक ना? देखो, किंतु इसकी सारी कमियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर क्या दिखाता है कि नर और नारी यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों पूर्ण रूप से क्या है, समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब अर्धनारीश्वर ये दर्शाता है कि नर और नारी दोनों क्या है, पूर्ण रूप से समान है। तो ध्यान देना, अर्धनारीश्वर में नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, उसमें एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। मतलब पुरुष का गुण महिला का दोष नहीं हो सकता और नारी का दोष पुरुष का गुण, मतलब पुरुष का गुण भी नहीं हो सकता। मतलब एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। ध्यान दो, बोलता अर्थात नरों में अगर नारी के गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा कमती नहीं है। अगर कोई पुरुष महिला का गुण सीख लेगा तो उस पुरुष की मर्यादा कमेगी नहीं, बल्कि मर्यादा क्या होगी, बढ़ेगी, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है, बल्कि उनकी पूर्णता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दिनकर जी कह रहे हैं इस निबंध में, किंतु स्त्री और पुरुष में अर्धनारीश्वर के रूप आज देखने में नहीं मिलता। लेकिन समाज में आज जब चले जाओ तो समाज में कहीं भी आज स्त्री और पुरुष में अर्धनारीश्वर का यह रूप देखने को नहीं मिलता है। संसार में पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। आज पुरुष अपने आप को पुरुष मान लिया और महिला अपने आप को महिला मान ली है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। मतलब आज स्त्री सोच रही है कि अगर हम पुरुष का गुण सीख लेंगे ना, नारी सोचती है कि अगर आज पुरुष का गुण हम अपना लेंगे तो हमारे स्त्रीत्व में बट्टा लगेगा, मतलब हमारा नारीत्व कम हो जाएगा। आज महिलाएं क्या सोचती है कि अगर आज हम पुरुष का गुण सीख लेंगे तो लोग हमको बोलेंगे कि मर्दनी है, मतलब क्या पुरुष का गुण सीख रही है, क्या ना, पुरुष वाला गुण है इसमें। तो नारी डरती है। तो इसलिए बोलता है कि नारी आज पुरुष का गुण सीखने से सोचती है कि नारीत्व में बट्टा लगेगा। और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री को गुण अपनाकर समाज में स्त्रैन कहलाने से घबराता है। और आज पुरुष भी सोचता है कि अगर हम महिला का गुण सीख लेंगे, पुरुष सोचता है कि अगर हम महिला का गुण सीख लेंगे तो लोग हमको क्या बोलेगा, देखो ना ये स्त्रैन है, मतलब मोगी हवा है। क्यों? क्योंकि नारी का गुण सीख लिया था। आज पुरुष सोचता है कि अगर हम महिला का गुण सीख लेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, स्त्रैन कहेंगे। क्या कहेंगे भगवान? स्त्रैन। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया। अरे लेखक बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच, ध्यान दो, स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच क्या किया दिया गया, बांट दिया। मतलब स्त्री और पुरुष ने अपने गुणों को क्या किया है, बांट लिया है। विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। पुरुष भी डरते और महिलाएं भी डरती है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय
पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जब गुणों का बंटवारा हो रहा था ना, तो गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने महिलाओं से, नारी से उसकी राय नहीं पूछी थी। किसने हुआ? पुरुष ने राय नहीं, अपने मन से उसने जहां चाहा, पुरुषों ने अपने मन से जहां चाहा वहां नारी को बैठा दिया। वहां पर क्या किया? नारी को बैठा दिया। स्वयं तो पुरुष वृक्ष बन बैठा और नारी को लता बना दिया। देखो, ये सवाल तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि पुरुष क्या बन गया? वृक्ष बन गया। क्या बन गया? वृक्ष बन गया पुरुष। और नारी क्या बन गई? लता बन गई। और लता वृक्ष में लिपटी होती है ना, लता किसके सहारे खड़ा होती है? वृक्ष के सहारे। लता किसके सहारे खड़ा होती है? वृक्ष के सहारे। उसी प्रकार से नारी किसके ऊपर निर्भर है? पुरुष के ऊपर। किसके ऊपर? पुरुष के ऊपर। तो कहा जाता है ना कि समाज में पुरुष अपने आप को वृक्ष बना लिया, मतलब पेड़ बना लिया, और महिला को क्या बना दिया? लता बना दिया। जैसे लता लिपटी होती है ना पेड़ से, तो उसी प्रकार आज महिलाएं भी किसके ऊपर निर्भर है? पुरुष के ऊपर। लता बना दिया, स्वयं तो वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। पुरुष खुद बन गया फूल और महिला को कली बना दिया। तब से धूप पुरुष का और चांदनी नारी का। मतलब पुरुष बोला कि हम धूप में जाते हैं, और चांदनी में किसको डाल दिया? महिलाओं को। नारी को बोला तुम चांदनी में रहो, तुम धूप में जाओगी तो काली हो जाओगी, इसलिए धूप में हम जाएंगे, तुम चांदनी में रहो। तो पुरुष धूप ले लिया, ध्यान दो, पुरुष क्या ले लिया? धूप ले लिया, और महिला को क्या दे दिया? चांदनी दे दिया। क्या दे दिया? हुआ चांदनी। तो मतलब चांदनी दे दिया नारी को, रे तो चांदनी उसने नारी को दे दिया, स्वयं तो धूप ले लिया। ग्रीष्म नर का और वर्षा मादा का। मतलब पुरुष गर्मी ले लिया और वर्षा किसको दे दिया? मादा को। विचार पति और पत्नी, भावना पत्नी है। आज देखोगे तो पति क्या है? विचार है। पति क्या है? हुआ विचार है। लेखक बोलते हैं कि पति क्या है? विचार है, और पत्नी भावना है। पत्नी क्या है? भावना है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्सव है, कब्जा नारी का नहीं है। अगर आज समाज में देखिएगा तो कोई कर्म का क्षेत्र में, कोई अधिकार के क्षेत्र में, या कोई सत्ता के क्षेत्र में नारी का कोई अधिकार नहीं है। नारी का कोई अधिकार नहीं है, कब्जा नहीं है, बल्कि किसका अधिकार है? नर का अधिकार है। किसका अधिकार है? पुरुषों का। सत्ता में देख लीजिए, अधिकार में देख लीजिए, सब चीज में पुरुष हथियाया है। नर है विधाता का मुख्य तंतुमय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, और नारी क्या करती है? वस्त्र पर छीका डालती है। मतलब नारी वस्त्र को रंगती है, कलर करती है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी को तोड़ करके अन्न को उपजाता है। लेखक बोलते हैं कि नर क्या करता है? नर जाकर के खेत में कुदाली चलाता है, मिट्टी को कोड़ता है, और मिट्टी को कोड़ करके अनाज को उपजाता है। क्या करता है? अनाज को उपजाता है। और नारी क्या करती है? अनाज को फटकती है। नारी अनाज को और छोड़ना पछोड़ना, अनाज को साफ करना, ये किसका काम है? नारी का। किसका? अरे नारी का। नर है नदियों का वेग में प्रवाह। नर क्या है? नदियों का वेग में प्रवाह। और नारी उसमें लहर बन करके, नर को अगर नदी मानेंगे, पुरुष को अगर नदी मान लेंगे, तो नारी क्या है? उसमें लहर बन करके ऊपर उठती है और गिरती है। सिंहासन तो राजा के लिए होता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। रानी तो बगल में बैठ के खाली शोभा बढ़ाती है। सिंहासन पर राजा बैठता है, रानी तो बगल में बैठ के खाली शोभा बढ़ाती है। तो सिंहासन तो राजा के लिए होता है, रानी उसका शोभा मात्र है। सत्य है, राजा है गिरीबा। राजा क्या है? गिरीबा। और विशाल बछो देश, मतलब गर्दन राजा है और छाती राजा है। लेकिन रानी क्या करती है? उस पर एक माला बन करके, जो झूलने वाली जो माला जो होती है, हार, तो हार नारी है। अगर पुरुष गर्दन है ना, वक्ष है, तो नारी क्या? उस गर्दन में लगी हुई माला है, जिसको पुरुष जब चाहे निकाल के फेंक देता है। दिक्कत से बोलते हैं झूलने वाली। राजा काया है और रानी छाया है। छाया का प्रतीक। काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर। लेखक बोलते हैं कि राजा काया है, मतलब राजा शरीर है। राजा क्या है? और रानी छाया है, मतलब रानी उस शरीर की छाया है, मतलब उस शरीर की परछाई है। सत्य का साकार रूप तो राजा होता है। सत्य का साकार रूप कौन होता है? राजा होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह, और नहीं उतरी तो भी क्या हुआ? वाह वाह। लेकिन बोलते हैं अगर जीवन में उतरी तो वाह वाह, नहीं उतरी तो भी वाह वाह। देखो, दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है।
ये पंक्ति आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि किस चैप्टर की पंक्ति है। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज है। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप किसके द्वारा लाई गई चीज है? पुरुष की। और कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यही एग्जाम में पूछा गया था कि कामनी तो, कामनी मतलब औरत, स्त्री, पत्नी, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। ठीक है ना। देखिए, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। दिनकर जी बोलते हैं कवि की यह कल्पना क्या है? झूठी है। दिनकर जी अभी इस चैप्टर में क्या कहते हैं जानते हो? मैं एक पंक्ति समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना मेरी बात को। दिनकर जी इस चैप्टर में आगे ये बोल रहे हैं कि जो आदि मानव समाज था ना, मैं तुमको बताया भी था, कौन समाज रे बुआ? आदि मानव। आदि मानव समाज में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। आदि मानव समाज में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। उस समय महिला इतना कमजोर नहीं होती थी। किसमें? आदि मानव समाज में। आदि मानव समाज में नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों शिकार खेलने के लिए जाते थे। पुरुष भी शिकार करता था, महिलाएं भी शिकार करती थी। पुरुष भी शिकार करता था और महिलाएं भी शिकार करती थी। दोनों मिल करके बच्चों का पालन पोषण करते थे। दोनों मिल करके बच्चों का पालन पोषण करते थे और दोनों मिल करके भोजन की तलाश करते थे। लेकिन आदि मानव समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं था। बाद में पशु पक्षियों में भी, जानवरों में भी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? नारी की गुलामी कब से शुरू हुई? सुनिएगा मेरी बात को। दिनकर जी इस निबंध में बोलते हैं कि नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब से पुरुष जाति ने कृषि का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? कृषि का आविष्कार किया। जब से पुरुषों ने कृषि का प्रारंभ किया, जब से पुरुषों ने कृषि का आविष्कार किया, जब से पुरुषों ने कृषि का प्रारंभ किया, तो पुरुष बाहर का काम करने लगे और महिलाएं घर का काम करने लगी। और तभी से महिलाओं की, तभी से स्त्रियों की पराधीनता, गुलामी शुरू हो गई। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, तो आप लिखिएगा कि जब से पुरुष जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब से पुरुष ने कृषि का प्रारंभ किया तो पुरुष बाहर का काम करने लगे और महिलाएं घर का काम करने लगी। महिलाएं कहाँ का काम करने लगी? घर का काम करने लगी। और तभी से स्त्री की पराधीनता, तभी से नारी की पराधीनता शुरू हुई। तो देखो, किंतु कवि की आदि मानव समाज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से उनको बड़ा आश्चर्य होता। अगर आज आदि मानव होते तो आदि मानव को आज बड़ा आश्चर्य होता। क्यों? क्योंकि आदि मानव सोचते हैं कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। आदि मानव कहाँ बंटवारा किए थे? आदि मानव में स्त्री पुरुष दोनों समान थे। हम तो साथ साथ जन्मे थे, हम साथ साथ धूप में जाते थे, साथ साथ चांदनी में जाते थे, वर्षा में भी साथ साथ रहते थे, गर्मी में भी साथ साथ रहते थे, बल्कि आहार करने के लिए, शिकार करने के लिए भी जाते थे। तो क्या जाते थे? साथ साथ जाते थे। अगर कोई जानवर टूट भी पड़ता था तो हम एक साथ मिल करके उसका सामना करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। उन दिनों पुरुष इतना शक्तिशाली और महिलाएं इतनी कमजोर नहीं थी। बोलता है न आहार के लिए एक दूसरे पुरुष समय महिला को आहार के लिए पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई। यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा और यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निशिम हो गया, असीम हो गया। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगियों के अधीन होती गई और नारी की पराधीनता का यही इतिहास है। दिनकर जी अब बोलते हैं नर और मादा पशुओं में भी थे। स्त्री और पुरुष केवल आदमी में थोड़ी होता, पशु में भी था, पक्षी में भी था, है ना। किंतु पशु पक्षियों में उतना भेदभाव नहीं था जितना आज इंसान में, स्त्री पुरुष में भेदभाव है। लेकिन मनुष्य की मादा पर पराधीनता अपने आप लद गई। लेकिन मनुष्य की मादा पर पराधीनता क्या हो गया? अपने आप लद गई। और इस पराधीनता ने नर नारी को असहज दृष्टि भी छीन ली, जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। जिससे नर पक्षी अपने मादा को और मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। देखो दिनकर जी क्या बोलते हैं कि कृषि के विकास ने नारी को गुलामी बना दिया ना।
कृषि का विकास एक ऐसा विकास था कि जब कृषि का आरंभ हुआ, कृषि का विकास हुआ, तो नारी को बड़ा कुर्बानी देना पड़ा, तभी से नारी की गुलामी शुरू हो गई, है ना। आज प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है। दिनकर जी बोलते हैं आज प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, जिस दृष्टि से क्या करती है, लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए यहाँ पर एक सवाल आपके एग्जाम में और 3-4 बार पूछा गया इस चैप्टर से। इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना। मैं बताया भी था तुम लोगों को, याद करो कौन सा चैप्टर, ये टॉपिक प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी। क्या हुआ, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी। देखिए मैं आपको बताया था कि प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी किसको बोलते हैं। जो व्यक्ति घर परिवार के साथ रहते हैं, जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन जिएंगे, कैसा जीवन जिएंगे, पारिवारिक जीवन जिएंगे, जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन का सुख भोगना चाहते हैं, फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, प्रवृत्ति मार्गी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो व्यक्ति, प्रवृत्ति मार्गी। क्या कहलाएगा, प्रवृत्ति मार्गी। और जो व्यक्ति घर परिवार को त्याग देता है, जो व्यक्ति घर परिवार को त्याग देता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है और वैराग्य धारण कर लेता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, निवृत्ति मार्गी। क्या कहलाएगा रे, निवृत्ति मार्गी। तो जो व्यक्ति घर परिवार को त्याग देता है, वैराग्य धारण कर लेता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, निवृत्ति मार्गी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निवृत्ति मार्गी। तो अगर आपके एग्जाम में अगर पूछे कि प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी क्या है, तो जो व्यक्ति घर परिवार के साथ जीवन जीते हैं, मतलब पारिवारिक जीवन जीते हैं, पारिवारिक सुख सुविधाओं को भोगते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रवृत्ति मार्गी। और जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ देंगे, जो व्यक्ति अपने घर परिवार को त्याग कर देते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, निवृत्ति मार्गी। क्या कहलाएंगे, निवृत्ति मार्गी। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा पुरुष के मर्जी पर टिकने लगा। आज नारी का पूरा चीज किसके मर्जी पर टिका है, पुरुष के। घर पर तुम्हारे पापा जो डिसाइड करते हैं वही तुम्हारी मम्मी करती होगी। उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा कि पुरुष को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी ने नारी की पद मर्यादा को प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती है और निवृत्ति मार्ग के प्रचार में गिरती है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए, देखिए मैं जो आपको बताया हूँ वही चीज आ रहा है कि जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले लगाया। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले लगाया क्योंकि वे जीवन में आनंद चाहते थे और उनका मानना था कि नारी आनंद की खान है, नारी आनंद की खजाना है। तो जो प्रवृत्ति मार्गी हुए वो नारी के साथ रहे, नारी को गले लगाए क्योंकि आनंद चाहते थे। लेकिन जो निवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने जीवन के साथ नारी को अलग धकेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी काम की नहीं थी। लेकिन जो निवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को अलग कर दिया। उनका मानना था कि नारी जीवन में बहुत बड़ा रोग है, नारी जीवन में बहुत बड़ा रोग है, ठीक ना। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक रहे, एक समय ऐसा हुआ जब बहुत सारे लोग जो वैवाहिक जीवन जी रहे थे, जो शादीशुदा लोग थे, वो घर परिवार छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने लगे। और वो लोग ये भी नहीं सोचे कि जब हम सन्यासी बन जाएंगे तो हमारी पत्नियों का क्या हाल होगा, जब हम सन्यासी बन जाएंगे तो हमारी बीवी का क्या हाल होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगा, ये भी वह नहीं सोचे। जरा उस बेबसी का ध्यान लगाइए, जो सन्यास लेता है निष्ठुर है, कायर है, कठोर नहीं है। दिनकर जी बोलते हैं कि जो पुरुष सन्यास ग्रहण करता है ना, वो निष्ठुर है, वो कायर है, वो डरपोक है, वो कठोर नहीं है, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद बड़ा वीर है। हाय नारी जो इस परिस्थिति में भी मार खा करके बनी रही, बल्कि पुरुषों का उसका विरोध नहीं किया। चलिए तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, है ना, इस चैप्टर को।